ठीक है, चलिए देखिए फॉर्मूला देख लीजिए क्या है आपके पास। फॉर्मूला आपके पास एक पॉइंट है और एक प्लेन है। अगर उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपको निकालना है किसी पॉइंट से किसी प्लेन का, ठीक है, तो हम इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस को निकाल सकते हैं किसी पॉइंट का किसी प्लेन से दूरी। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे मैंने आपको कोई प्लेन दे दिया और मैंने आपको बोल दिया यार ये पॉइंट है और इस पॉइंट से इस प्लेन की दूरी बताओ, तो ऑब्वियसली बात है, ये बात तो आप भी जानते हैं कि प्लेन इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकता है, तो परपेंडिकुलरली ये दूरी आप बता सकते हैं। उसके लिए ऑब्वियसली बात है ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, मान लो 2 3 4, तो इसका ओरिजिन से एक पोजीशन वेक्टर बनेगा जिसको हम ए वेक्टर के डिनोट नाम देंगे और यहाँ पे होगा 2i + 3j और +4k। सही है। इस पॉइंट का इस प्लेन से दूरी बता रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर दूरी। ठीक है, अच्छा जी, नेक्स्ट चीज, इस प्लेन का खुद का अपना कुछ फॉर्म भी तो होगा, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल टू में कैपिटल डी, समथिंग कुछ तो होगा ही। ठीक है साहिल, सुन वाली बात। अच्छा जी, डिस्टेंस निकाल रहे हैं एक पॉइंट से एक प्लेन का, उसके लिए फॉर्मूला है ना आपके, उसको समझा रहे हैं उसका। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ये है ना भैया आज आप बहुत खुश हो। मैं ऐसे ही रहता हूँ, ऐसी बात नहीं। इधर देखिए, तो डी प्लीज यहाँ ध्यान दीजिए, ए वेक्टर डॉट एन वेक्टर माइनस डी अपॉन में एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये है वो फॉर्मूला जो आपको चाहिए। बोलिए बाबू। यहाँ क्रॉस नहीं है, अगर आपके किताब में है क्रॉस तो कोई किसी नॉर्मल वेक्टर से कर रहे हैं बाबू, नॉर्मल वेक्टर किसी प्लेन का, ये प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, प्लेन का नॉर्मल है, कोई दूसरा नॉर्मल वेक्टर है या एक ऐसा भी दिखा है फॉर्मूला d - a डॉट n वेक्टर सिर्फ यही भैया, जी d माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर, ए वेक्टर डॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0, ये तो 0 ही आएगा इन वेक्टर के हिसाब से, तो डॉट प्रोडक्ट और 90 डिग्री है। मैं देखो ये है r माइनस a है ना ना r माइनस a डॉट d n आपने उसमें d माइनस n वेक्टर आर वेक्टर, चलो कोई बात नहीं, ठीक है देख लेंगे, अरे देख लेंगे बाबा, इधर ध्यान प्लीज, भैया वो गलत आ मुझे कुछ क्वेश्चंस करा लेने वो तो गलत आंसर जैसे आपने बताया था कि ये आप तो भैया वो ठीक है। और आपका ओरिजिन के लिए एक स्पेशल केस भी है यहाँ पर, तो ये वाला पार्ट ऑब्वियसली बात है, ए वेक्टर जो हो जाएगा आपके पास 0 0 0 हो जाएगा, अगर ये ओरिजिन से अगर प्लेन की दूरी निकालते हैं तो ये वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, डॉट करके भी तो 0 ही आएगा, तो आपके पास रह जाएगा बस खाली -d अपॉन में n वेक्टर का। तो ये आपको किसी प्लेन की दूरी ओरिजिन से भी दे देता है डायरेक्ट। हाँ जी, ये बाबू अगर मान लीजिए ये वाला जो पॉइंट है आपका, ये अगर ओरिजिन पर है, ये पॉइंट कहाँ है, ओरिजिन पर, मतलब मैं बोलूँ नहीं मेरे को तो इस प्लेन की दूरी ओरिजिन से बताओ तो ऑब्वियस बात है वो पॉइंट वाला ही तो हिसाब किताब हो गया, तो पॉइंट ओरिजिन भी तो एक पॉइंट ही है, तो ए वेक्टर आपका 0,0,0, उसको डॉट कराओगे किसी के साथ भी 0 ही आएगा। ये बात नहीं है, यहाँ देखें नॉर्मल वेक्टर 90 डिग्री तो क्रिएट करता है, डॉट प्रोडक्ट में जब 90 डिग्री होए तो 0 ही तो आता है। ए वेक्टर आपका पोजीशन वेक्टर है, ठीक है, कहाँ है वो पोजीशन वेक्टर है, वो ये वाला है। हाँ इस वाले केस में हो जाएगा, नॉर्मल वेक्टर इस वाले केस में हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास, सेकंड वाला देख लेते हैं बी। तो आपको पुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है, अगर आपका प्लेन जो है वो 3y + 4z - 6 = 0। तो पहले तो मुझे एक बात बताओ कि ये प्लेन की जो इक्वेशन है, तुम शुरू हो गए वापस से, ये प्लेन की जो इक्वेशन है ये ax वाली है कि lx वाली है, ये बता दो कैसे पता चला। बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब मैं इस वाले प्लेन से इसको अगर थोड़ा सा और अच्छे से लिखवा दूं, 3y + 4z = 6, तो इसका मतलब मैं मेरा नॉर्मल वेक्टर निकाल सकता हूँ, ठीक है।
क्या होगा आपके पास 3j कैप प्लस 4k कैप 3j प्लस 4k कैप। सही है, ठीक है। अच्छा जी, मुझे बात बताओ यार, मेरे को क्या चीज पता है, एक प्लेन की इक्वेशन पता है जो कि है 3y प्लस 4z इक्वल टू में 6, और मुझे जो चीज बतानी है वो है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बताना है फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब ओरिजिन से ऑब्वियसली बात है एक लाइन होगी जो इस प्लेन पर परपेंडिकुलर बना रही होगी, मुझे वो पॉइंट बताओ, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर बनाओ। तो मैं इन पॉइंटों को x1 y1 और z1 लेट कर रहा हूं, ठीक है। इसको मैं ए पॉइंट मान रहा हूं और यहाँ पे तो ओ है ही, तो लेट ए पॉइंट ए इक्वल टू में x1 y1 और z1। तो क्लास डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इस बात पर ध्यान जरूर रखें, वरना वो फैसिलिटीज खत्म हो जाएंगी, फिर आप बोलोगे मेरे को। तो मुझे एक बात बताइए कि ए पॉइंट हो गया आपके पास x1 y1 और z1, बोलो मैडम। ठीक है, बताओ बताओ, इन्हें हम x y z नहीं मान सकते क्या? एक्स वाई जेड मानोगे तो एक वो तो बात, आर्बिट्री के लिए यूज होता है ना। तो जब लास्ट में इक्वेशन आती है तो मैंने x y z की जगह डालते हैं x1 y1 और z1 की वैल्यू। हाँ जी। थोड़ा अच्छा कम अच्छा लगता है मुझे। नहीं नहीं, ऐसे अच्छे की जो बात ही नहीं है, सुनो मेरी बात है, तो अच्छा सही है, समझा? शांत हो जाओ। आपको, आप जिस इक्वेशन में डालोगे इसमें ये जो y और z है ना बाबू, इनका काम ही ये है कि अगर आपको कोई पॉइंट चेक करना है इस पर, वो पॉइंट इस पर लाई करते हैं, तो इनकी जगह ही उन वैल्यूज को प्लेस किया था, तभी तो इनको आर्बिट्री पॉइंट्स बोलते हैं। अच्छा। देखो जैसे आपके पास, याद करो लाइन की इक्वेशन हुआ करती थी, आप लोगों ने क्लास 10th में पढ़ा था ना कि 2x प्लस 3y इक्वल टू में 5 जो है ये एक लाइन रिप्रेजेंट करती है, सही है। और अगर मुझे कभी चेक करना पड़ जाए कि हाँ भैया ये वाला पॉइंट जो है ये इस पर लाई करता है कि नहीं करता, तो इस वाले पॉइंट को उठाकर इस इक्वेशन में तो प्लेस करते थे आप x और y की जगह। अच्छा। तो वही काम तो हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो इसके लिए तो x y तो चाहिए ही चाहिए। अब मैंने x1 y1 इसलिए माना है क्योंकि मैं, ताकि इन पॉइंट को मैं डाल सकूं फिर इनके बाद, तो मुझे एक सर्टेन पॉइंट मानना पड़ेगा ना। मैं x y z कैसे मान सकता हूँ, वो तो आर्बिट्री पॉइंट्स है, ठीक है। अच्छा जी, तो मैंने एक पॉइंट लेट कर लिया a जो कि प्लेन पर ही होगा x1 y1 z1, और मेरा ये अजम्पशन है कि ये पॉइंट जो होगा ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ही है। तो अगर ये फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है तो ऑब्वियसली बात है ये ओ ए वेक्टर एक डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी। मतलब अगर कल को मैं ओ ए वेक्टर बनाने की कोशिश करूं तो मेरा कुछ ऐसा बनेगा वेक्टर x1 i प्लस y1 j और प्लस z1 k, सही है। अच्छा, ये ओ ए वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर है, परपेंडिकुलर पोजीशन वेक्टर है ना, ठीक है। तो परपेंडिकुलर तो है, तो मतलब प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के पैरेलल ही तो होगा ये। भाई प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो भी तो परपेंडिकुलर ही कहता है, और ये भी परपेंडिकुलर कहता है, तो इसका मतलब ये दोनों वेक्टर आपस में कैसे होंगे, पैरेलल। और अगर पैरेलल होंगे तो उनके रेशियोज कैसे होंगे, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो आप इस बात को भी लिख सकते हो कि x1 अपॉन में 0 इक्वल टू 3 अपॉन में y1 इक्वल टू में y1 अपॉन 3 आएगा। सॉरी मैंने थोड़ा सा y1 अपॉन में 3 इक्वल टू में z1 अपॉन में 4 इक्वल टू में लैम्डा। उसका रीजन यहाँ पर यही है कि आपका n वेक्टर जो होगा वो पैरेलल होगा किसके, ओ ए वेक्टर के, हाँ या ना, बोलो भाई। हाँ जी बोलो। हमें गिवन करा था 3y और z is equal to 6 प्लेन की इक्वेशन, तो n वेक्टर में इसके सामने नॉर्मल वेक्टर आता होगा, ठीक है। अभी समझा आपने, इसका मतलब जो वीडियो जल्दी आपने नहीं देखी, एक दे दिया सामने, कोई शनिवार सोमवार करना कब कोई देखी मैं 50 मिनट की, मतलब बाबू मैंने आपको, मेरी बात सुनो इधर, ना करी। मुझे एक बात बताओ, प्लेन की इक्वेशन है ये दो है ना, Lx इक्वल टू में कैपिटल डी और ए के आपके पास Ax स्मॉल डी, उल्टा ले दिया, यहाँ स्मॉल डी और यहाँ पर कैपिटल डी। यही तो है डायरेक्शन, डायरेक्शन कोसाइंस है नॉर्मल वेक्टर के। कैसे पता चलता है कि ये वाली फॉर्म है कि ये वाली फॉर्म है, मैग्नीट्यूड जब देख लेते हैं तो ए बी सी, आप ही ने बताया था कि ये प्लेन के नॉर्मल वेक्टर्स हैं। तो अगर लाइन इस फॉर्मेट की है
तो आगे के जो कोफिशिएंट्स हैं वो आपको नॉर्मल वेक्टर ही तो देंगे, चलो तो ठीक वही चीज तो लिख दी मैंने। और बोलो, और क्या करते हैं? ठीक है पैरेलल में। तो भैया फिर मैं इस बात को लिख देता हूँ, x1 इक्वल टू में 0 ही होगा, y1 इक्वल टू में 3 लैम्डा और z1 इक्वल टू में 4 लैम्डा। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो मतलब और ये पॉइंट अगर मैं देखूं तो ये कहीं ना कहीं ये वाले प्लेन पर ही है, हाँ क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पर लाई करता है। तो अगर ये पॉइंट अगर प्लेन पर है तो इसका मतलब प्लेन की जनरल इक्वेशन को सेटिस्फाई जरूर करेंगे। तो मैं करता हूँ इन पॉइंटों को इसमें पुट। तो भैया मेरी प्लेन की इक्वेशन है 3y प्लस में 4z इक्वल टू में 6, ऐसे पुट कर रहा हूँ। तो 3 इंटू में 3 लैम्डा प्लस 4 इंटू में 4 लैम्डा इक्वल टू में 6, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 लैम्डा और प्लस में 16 लैम्डा इक्वल टू में 6, कितना हो जाएगा आपके पास 25 लैम्डा इक्वल टू में 6। लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी आपके पास 6/25। और अगर मैं इनको इन कोऑर्डिनेट्स में पुट कर दूं तो मेरे पास इन कोऑर्डिनेट की एक्चुअल वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो मेरी एक्चुअल वैल्यू होगी 0, 6 3 18/25 एंड 6 4 24/25। ये है मेरे पुट ऑफ द परपेंडिकुलर। क्वेश्चन नंबर 5 देख रहे हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है। Find the vector in the Cartesian equation of plane that passes through the point this and normal to the plane is this। भाई आपको मुझे वेक्टर और कार्टेशियन इक्वेशन बतानी है एक प्लेन की जो कि पास कर रहा है इस पॉइंट से 1, 0, -2 और नॉर्मल है इस प्लेन के i प्लस j माइनस। तो आपको नॉर्मल वेक्टर भी पता है, आपको पॉइंट भी पता है यार, तो डायरेक्ट वो फॉर्मेट नहीं है r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इक्वल्स टू 0। इसमें वैल्यूज पुट कर देना, यू विल गेट द वेक्टर फॉर्म। और x माइनस x1 a प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इक्वल टू में 0, इसमें पुट कर सकते हैं आप वैल्यूज को, यू विल गेट द कार्टेशियन फॉर्म। एक नंबर के लिए ऐसे सवाल आएंगे, चिंता मत करो, ठीक है। ऐसे ही आपके पास दूसरा भी है, पॉइंट दिया हुआ है, नॉर्मल वेक्टर भी दिया हुआ है, आप इजीली इसको कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पॉइंट से कोलिनियर वाला कंसेप्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट पासेस थ्रू द 3 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट से पास होने वाला प्लेन बताना है आपको मुझे। फॉर्मूला बता दो, फॉर्मूला बता दो। रुक जाओ बाबू, उसको 30 बार मिल जाएगा, गलत बता दो उसको, बोलो। हाँ बोलो। पता है नहीं पता? 3 पॉइंटों से 3 नॉन कोलिनियर पॉइंटों से पास होने वाला प्लेन बताओ। वो यार ना लगेगा 30 बार सारे फॉर्मूले लिखना है। बता भाई गगन, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट सही जा रहा हूं ना, b वेक्टर माइनस a वेक्टर। ओए ब्रैकेट बोलेगा ये कोई बात नहीं है भाई, c वेक्टर माइनस a वेक्टर सही है, इज इक्वल्स टू 0। अब कार्टेशियन फॉर्म बताऊं, किस वाला लिख लेंगे? हो रही है ना, फॉर्मूले याद होगा ना? हां यस, वो नहीं दे वैसे ही, और ऐसे ही होने चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से लगाना है भाई, तीनों पॉइंट तुम्हें दिए हुए हैं, आप आराम से ए वेक्टर बना सकते हैं। जहां पर ए वेक्टर क्या होगा मेरे को बताना साहिल तेवतिया जी, पहले वाले क्वेश्चन का ए वेक्टर बता, ए वेक्टर देख के बता प्लेन में। मैं बताऊं पहले वाले का 6 का ए वेक्टर बता दे तू मुझे बस खाली। मैं बता दूं? नहीं, तेरा नाम साहिल है क्या? क्या लिखूं यहाँ पे? पहला वेक्टर बता दे। 1 आई सही बात है। बी वेक्टर आपके पास क्या होगा? 6i प्लस 4j माइनस 5k माइनस 5k
और सी वेक्टर आपके पास क्या होगा, -4i -2j और +3। मेरे ख्याल से अब तो शायद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, नो ही भैया हो जाए आप आराम से कर सकते हैं इसको। ठीक है, करके दिखाओगे? सातों में हो जाएगा। करके दिखाओ मुझे इसको। हम कह रहे हैं तो कर बीच में ठीक है, मान लीजिए, नहीं निकालना तो है, बिल्कुल सही बात है, मैं तो आपको बता रहा हूँ एक भैया केस ये है कि मान लीजिए जैसे आप इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, क्रॉस करो और यहाँ पे जीरो वेक्टर आ जाए, तो जीरो वेक्टर के साथ जब तुम डॉट करोगे किसी को तो 0 ही आएगा। तो जीरो ही आएगा, ये बात तो तय है। तो इसका जीरो आने का मतलब है इसको, हालांकि आनी चाहिए प्लेन की इक्वेशन, लेकिन आ क्या रहा है, जीरो। तो अगर जीरो आ रहा है तो इसका मतलब है कि ये तीनों पॉइंट ना नॉन कोलिनियर नहीं है, बल्कि क्या है, कोलिनियर है। और 3 कोलिनियर पॉइंट मतलब एक स्ट्रेट लाइन, और एक स्ट्रेट लाइन से पास होने वाले अनगिनत प्लेन होते हैं, इसलिए कोई एक जनरल इक्वेशन, कोई एक नॉर्मल इक्वेशन नहीं है। वही 0 आ गया। हाँ, तो जीरो आ रहा है तो इसका मतलब यही है कि ये तीनों पॉइंट नॉन कोलिनियर नहीं है, बल्कि कैसे हैं, कोलिनियर है। ओ यस यहाँ पे वो बात लिखनी है आपको, ठीक है। हाँ, तो जीरो वेक्टर के साथ आप किसी का डॉट करोगे तो जीरो लिखना है, वहां जीरो वेक्टर नहीं लिखना, पहली बात तो आपको। क्रॉस करके तो जीरो वेक्टर आएगा, ये बात सही कह रहे हो आप, लेकिन जब आप किसी के साथ डॉट करोगे तो इट विल बी जीरो, नॉट जीरो वेक्टर, पहली बात। अरे मैं जो कह रहा हूँ तुम ध्यान दे भी रहे हो उसमें, वहां जीरो वेक्टर मत लिखे आना, ये कह रहा हूं मैं, जीरो लिख के लाओ वहां पे। और उसके बाद बाबू जीरो एक मैग्नीट्यूड है, जीरो वेक्टर एक जीरो वेक्टर है, वो वेक्टर है, इट्स अ मैग्नीट्यूड। और अब बेसिक बात है, दो वेक्टरों को डॉट करके मैग्नीट्यूड आता है, दो वेक्टर क्रॉस करके एक वेक्टर आता है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं खाली कि इनको जब आप सॉल्व कर रहे होगे तो चांस है कि तुम्हारे पास जीरो वेक्टर आएगा, तो यहाँ जीरो वेक्टर ही लिखना। और जब आप इसको डॉट करोगे किसके साथ, आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर के साथ, तो इनको निकाल के, क्योंकि डॉट कर रहे हो तो तुम आंसर में जीरो लिखना, ना कि जीरो वेक्टर। ये एक्सप्लेन करता है कि आप लॉजिक लगाते हैं चीजों में। ये तो सब ऐसे ही बताते हैं डॉट। मैडम पता तो था, अभी उसने पूछ तो लिया जीरो और जीरो वेक्टर में क्या फर्क है, ठीक है, ये वीडियो भेज दिया आप आज। क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बात को लिखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 के बाद हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। मेरे ख्याल से ये तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं वैसे, लेकिन इसके लिए देखो, फाइंड द इंटरसेप्ट कट ऑफ द प्लेन। भाई प्लेन की इक्वेशन दी हुई है, उल्टा पूछ लिया तुमसे, इंटरसेप्ट फॉर्म कन्वर्ट करो, तो इंटरसेप्ट में ऐसा होता था, याद करो। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा, साहिल तेवतिया जी। कैसे करेंगे ये मत बताओ, ये बताओ कैसे लिखेंगे इसको इस फॉर्मेट में। देखो बस में 5 लिख रहा है, देखो पहले जो x y z है ना, इनका आगे ऐसे कोई नंबर नहीं आना चाहिए। जो x y z जैसे इसका आगे 2 लिख रहा है, तो इनको सबको डिवाइड बाय 2 कर दो। डिवाइड बाय 2 कर दूं, यस, तो सबको डिवाइड बाय 2 कर रहे हैं भाई, तो हमारे पास यहाँ पे x अपॉन में 2, जाके वहां बन सके। हां चलो ठीक, डिवाइड बाय 2, यहाँ पे x, ठीक है। हाँ चेक करो 5/2। पहले से 5 कर लो, अगर 5 करोगे तो 1 है, जब और बाद में 2 के लिए कुछ करना पड़ेगा। चल मैं तेरे को एक और सवाल देता हूँ, वो मैं बताऊं, 5/2 है जाएगा, मैं बताऊं x यार तुम लोग शांत हो जाओ यार पहले तो। ये 5 से डिवाइड करो, और ये जो ऊपर कैसा आया होगा, जो 5 के नीचे होगा, जब 5 के नीचे आ जाएगा, जब सब सेम बन जाएगा। सेम पॉजिटिव होगा। लॉजिक है। तो हमें सबसे पहले हम इसको 1 बनाएंगे, क्योंकि हमें राइट साइड में रिक्वायरमेंट है 1 की। तो हम यहाँ पे 2x प्लस वाई माइनस जेड, यहाँ 5 लिखा हुआ है मान लीजिए, अभी इसको भी 5 से डिवाइड कर देंगे और इधर भी 5 से डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ 1 बन जाएगा। और यहाँ पे 2x अपॉन 5, y अपॉन 5। अब मुझे x अकेला चाहिए, तो x को नीचे भेज दीजिए, तो 2 को नीचे भेज दीजिए, तो यहाँ पे 5 अपॉन 2 हो जाएगा, y अपॉन में 5, और यहाँ प्लस ही लिख लेंगे हम, ठीक है। तो आपके इंटरसेप्ट्स भी आ चुके हैं, तो मतलब आपको कभी कभी ऐसा भी दे देगा कि आपको इक्वेशन ऑफ प्लेन दे देगा और आपसे कहेगा कि मुझे ये बता दो, ये x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस को कितने कितने जगह पे काट रहा है, कितनी दूरी पे काट रहा है, समझ आ रहा है। ओके भैया,
रिलेट कर पा रहे हैं चीजों को जो आपने पढ़ा है? बिल्कुल भैया। तो फॉर्मूला याद करने से नहीं, फॉर्मूले को समझने से काम चलेगा। ठीक है, अब इससे ये वाली कोई हाँ, अगर हमें ऐसे कैसे? इससे ये वापस इंटरसेप्ट कौन सा है? बताया तो था मैंने, एलसीएम ले लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे आपके पास, बाबू प्लीज देखो, हंसने वाली तो कोई ऐसी बात करी नहीं है उस लड़की ने। अब तो मैं कोई जानबूझ के क्लास का माहौल खराब करना है तो बात अलग है। और यहाँ पर ए बी जेड इक्वल टू में 1, इसको हम उधर भेज देंगे। ए बी सी ये तो एक कांस्टेंट का रोल प्ले करेगा, और ये मैडम फिर आपके पास वो नॉर्मल नंबर से बन जाएंगे। आया ये इधर 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 ये रोल प्ले। ऐसे बनाने के बाद में से हाँ हो जाए, वो तो आपने बिल्कुल ही उल्टा रिवर्स कर दिया उसको। भैया अगर हमें वैसे मींस यहाँ पे प्लेन की क्वेश्चन दी है इससे इंटरसेप्ट बनाने के बाबू आवाज क्यों हो रही है? ठीक है, आइए लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं हम लोग। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। आप मेरे को इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल के दीजिए विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। मतलब क्या है इसका? आपने कंसेप्ट ये एक्सेस को 3 मतलब 0 वाली 3 ऑन द तुझे ये कैसे पता चला कि x एक्सिस पे 0 इंटरसेप्ट है? ये किसने बोला था? उसने y का दिया है तुम्हें, तो इसका मतलब z पे 0 है, x पे 0 है, ऐसा कुछ है क्या? अच्छा y एक्सिस है। भाई तू पास हुआ, तू मेरे घर मिठाई लेके आया, मैं इससे ये कह दूंगा कि नहीं अपने चाचा के यहाँ नहीं दे के आया और अपने मामा के यहाँ नहीं दे के आया? फिर मैं इस बात को कह सकता हूं ना कि मेरे यहाँ लेके आया भाई मिठाई, तो भाई अब y इंटरसेप्ट उसने दिया है, तो उसने इसका मतलब ये कतई नहीं है कि x और z 0। लेकिन साथ साथ कुछ और बात भी कही है, देखो। फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन। आप समझो ना चीज, आप समझ लीजिए, दीवारों से रिलेटेड करो इस चीज को। जैसे ये आपके पास है, ये ZOX है, ठीक है, डायग्राम बनाने का दे रहे हो तुम लोग। ये आपके पास x एक्सिस है, यहाँ पर y है, और ये आपके पास z है, और ये आपके पास ओरिजिन हो गया। अब इसको कोना समझो, और ये बाहर आपकी तरफ आ रहा है, ऐसा सोचो। ठीक है, ओके। ये तो देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द y एक्सिस। जो y एक्सिस के साथ 3 इंटरसेप्ट क्रिएट कर रहा है, और ZOX प्लेन के साथ। मुझे पता ZOX प्लेन कौन सा है? ZOX प्लेन है ये वाला, सही है। ये वाला जो प्लेन है यहाँ पे ZOX, ठीक है। आ रहा है ना थोड़ा समझ में आपको? ठीक है। अब आपको बोला है ZOX प्लेन के पैरेलल है आपका प्लेन, और y एक्सिस को कट कर रहा है 3 इंटरसेप्ट पे, तो इसके पैरेलल है, तो मतलब सीधा खड़ा ही होगा ना इसी फॉर्म में। ये 3 उस पे खड़ा होगा। नहीं आ रहा समझ में? अरे नहीं आ रहा क्या? जैसे चूल्हा नहीं होता, एक बात पूछ भैया, ये वेक्टर की मिसलिनियस मेरे सवाल। अरे ठीक है, तू सवाल पूछ रहा है कि बता रहा है मुझे? ठीक है, सॉरी गलती हो गई हमसे। ओके, अब ये देखिए, ये काट रहा होगा ना इस एक्स एक्सिस को, मतलब y एक्सिस को कितने पे काट रहा है, कितनी दूरी पे काट रहा है? ये 3 तक। समझ रहे हो? मतलब डायग्राम बनाना जरूरी है भैया, अजम्पशन नहीं होता नहीं तो। इट्स नॉट अबाउट जस्ट रिमेम्बरिंग द फॉर्मूलाज एंड पुटिंग द वैल्यूज, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द थिंग्स। चलिए इधर देखिए, तो ZOX प्लेन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन विद इंटरसेप्ट ऑन द y एक्सिस। आपको इस प्लेन की इक्वेशन बताना है, इस वाले प्लेन की। ये प्लेन है ना, तो इसकी इक्वेशन बोलिए तुम, और ये इंफॉर्मेशन दी है उसका लिए। अब मुझे बताओ कैसे निकालोगे इसको? x और y प्लेन खाली इस प्लेन की इक्वेशन इस प्लेन की इक्वेशन बताना, एक ही इंटरसेप्ट दिया, हालांकि एक इंटरसेप्ट दिया, लेकिन x और z के बारे में अब आप कंक्लूड कर सकते हो बात। जीरो r डॉट n वेक्टर इक्वल टू 0। तो आपकी उस वाली इक्वेशन से बात बन जाएगी, x अपॉन में a कितना भी है 0। कैसे पता चला? भाई पैरेलल है ना, काट ही नहीं रहा उसको, 0 ऐसे जस्टिफिकेशन चाहिए y का 3 और z का। 0
इक्वल टू 1 सॉल्व कर लेते हैं। ये एक बार ये अभी y equal ये तो खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, y ठीक है। आपके पास y इक्वल टू में कितना आ गया? यही इक्वेशन ये इक्वेशन ऑफ प्लेन नहीं है। यार ये चीज बताओ ना फिर से पैरेलल के बीच में जीरो हो जाता है फिर रेड एक्सिस पर इंटरसेप्ट समझते हैं आप क्या होता है? जहां प्लेन काटता है x एक्सिस को या y एक्सिस या z एक्सिस को, अगर वो प्लेन पैरेलल ही है z o x प्लेन के, तो वो x एक्सिस और z एक्सिस को तो कभी काटेगा ही नहीं, तो इंटरसेप्ट क्या होगा? जीरो, इसलिए जीरो रखा है। और बोलो भाई, नहीं आया? और तरीका बताओ, एक और तरीका बताओ, चलो एक तरीका और बताओ। कैसे कैसे बता ना, कैसे? मुझे बात हो, अगर मैं तुम्हें कह रहा हूँ ये पॉइंट, तुम इस प्लेन पर मुझे प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए क्या चाहिए? उसका नॉर्मल वेक्टर और उस पे पॉइंट। हाँ पॉइंट का जुगाड़ नहीं हो रहा क्या? हो रहा है ना भाई। बता पॉइंट क्या है? 0 3 0 0 3 0 0 3 0 भाई x एक्सिस को कट कर रहा है। ये बात पूछूं, बोल भाई, नॉर्मल वेक्टर निकाल लेंगे, नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालेगा? मान लेगा सो बता रहा हूं बात, फिर नॉर्मल वेक्टर निकाल लो, पहले को नॉर्मल वेक्टर निकाल, दोनों पहले लेंगे इनका नाम से। सही बोल रहा है। मुझे बात आता है, तो फिर इसका तो नॉर्मल बता दे, z o x एक का तो बता, मैं दूसरे का चल पैरेलल में कह दूंगा। दो का इस्तेमाल नहीं कर रहे तुम अभी भी। इसका मुझे सोचना है। वो जीरो वही -3 वही माइनस में आ जाएगा, जीरो एक प्लस वही माइनस में हो जाएगा। ये वो खत्म कर पूछा था, जीरो आई प्लस 3j प्लस 0 k 0 -3 0 हम्म 0 -3 0। अरे यार कोई दूसरी जगह पॉइंट होता है ए पर एक हुआ के वाला इनको मतलब बात वहां प्लेन की क्वेश्चन आ जाएगी ना। तू भी जो गणित कर लो वहां पे पॉइंट लगाओ। नहीं बोल सही बोल रहा, बोल क्या बोल रहा? 0 -3 0 भैया वाला कैसे निकाला? क्योंकि पॉजिटिव है, सिर्फ नहीं कैसे निकाला वो वेक्टर? में वही वेक्टर जानना चाहता हूँ। तूने इसका नॉर्मल वेक्टर निकाल दिया इस वाले प्लेन का? अरे नॉर्मल वेक्टर निकाला है, क्या निकाला है? वैसे ये y एक्सिस है ना, तो दूसरी मतलब 3D में दूसरी। अरे मैंने बात जो थी भैया प्लेन की इक्वेशन आ गई 0 3 0। अब प्लेन की इक्वेशन बता रहा हूं। इक्वेशन थोड़ी तो पॉइंट है वो 2D में होता है। मेरे पास तरीके तो बहुत सारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम तरीका बताओ, मैं ना बताऊं तुम्हें, तुम मुझे बताओ और विद जस्टिफिकेशन। मैं ये चाहता हूँ, एक तो मिल गया सॉल्यूशन, जिसको नंबर चाहिए याद कर लीजिए, चाहे कॉन्सेप्ट चाहिए वहां दिमाग लगाओ। नॉर्मल वेक्टर बना पर दोनों ये तू नॉर्मल दे दे तो मैं प्लेन की इक्वेशन ना बना दूं। ठीक है, नॉर्मल को बता ही नहीं ना मेरे को। 0 1 चलो मैं तुम्हें बताता हूँ, लो अब तुम नहीं बता